तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में देख लिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपक्षय और अपरदन के बारे में। तो अपक्षय और अपरदन कॉन्सेप्ट आया कैसे? तो सबसे पहले जो पृथ्वी की शक्तियां हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो अंदर की शक्तियां जो होती हैं, पृथ्वी के अंतर्जात बल जिसे कहते हैं, और एक होता है बहिर्जात बल। तो एक आंतरिक बल जो है, जिससे कि भूकंप और ज्वालामुखी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बहिर्जात बल। तो बहिर्जात बल में हम पढ़ेंगे अपक्षय और अपरदन के बारे में। अपक्षय को वेदरिंग कहते हैं एंड इरोजन अपरदन। अपक्षय क्या होती है? एक स्वस्थानिक प्रक्रिया होती है। स्वस्थानिक का मतलब होता है कि अपने ही स्थान पर टूट जाती है चट्टानें जब, तो अपने स्थान पर टूटने को ही जो है स्वस्थानिक कहते हैं। तो इन सीटू प्रक्रिया है। अपक्षय जो है एक इन सीटू प्रक्रिया है, और जो अपरदन है वो एक एक्स सीटू प्रक्रिया है, प्रस्थानिक प्रक्रिया है। मतलब ये अपने स्थान से दूर चली जाती है। तो इसको हम समझ सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। इस चित्र में देखिए, यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 नंबर दिए हैं, ये चट्टानें हैं। और चट्टानें क्या होती हैं? इसमें जब पवन का देखो, इस चट्टानें जो हैं ये अपक्षयित हैं, मतलब टूटी हुई हैं अपने स्थान पर। जैसे मान लिया चट्टानें ऐसे थी, तो क्या हुआ कि इनका अपक्षय हुआ। अभी अपक्षय कैसे होगा वो भी आगे बताएंगे, लेकिन अपक्षय जब हुआ तो इसमें से ऐसे बीच बीच में ये टूट गई, अलग अलग तरह से टूट गई। तो इसको अभी यहाँ मान लिया बनाए, तो ऐसे ऐसे मान लिया बनी है चट्टानें, दरारें आ गई बीच में। तो इस प्रकार चट्टानों के अपने स्थान पर टूट जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। इन सीटू क्रिया है अपने ही स्थान पर। और जब 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 ये टूट गई हैं तो यहाँ पे क्या होता है? छोटे छोटे जो कण होते हैं, जैसे पवन चली मैंने वायु जब चलेगा तो एक कण, सारे कण जो हैं कहीं जाके इकट्ठा हो जाएंगे। तो जब इकट्ठा हो जाएंगे तो उसी को कहते हैं अपरदन हो जाना। तो देखो, यहाँ से मैं तीर के माध्यम से यहाँ दिखाया हूँ कि पवन का प्रवाह या वायु या वर्षा से और या पवनों के प्रवाह से ये सारे कण जो हैं इस यहाँ आ रहे हैं परिवहन के माध्यम से, मतलब चल करके आ रहे हैं और यहाँ निक्षेपित हो जा रहे हैं। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अपरदन में परिवहन और निक्षेपण दोनों घटना होती है। तो अपरदन क्या होती है? एक प्रास्थानिक है, मतलब अपने स्थान से जब दूर जाता है पदार्थ। अब देखो, ये अनाच्छादन लिखा है, तो अनाच्छादन जो है वो अपक्षय और अपरदन की संपूर्ण प्रक्रिया है, अनाच्छादन। फिर है भूपटल पर। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये तो मैंने समझा दिया, अब यही लिखा है इसमें, कैसे कैसे लिखा है वो देख लेते हैं। भूपटल के निर्माण एवं विकास में दो प्रकार की शक्तियों का विशिष्ट योगदान रहता है। एक तो है अंतर्जात शक्तियाँ और एक है बहिर्जात शक्तियाँ, मतलब आंतरिक अंदर की शक्ति पृथ्वी की, और एक है बाहर की शक्ति। तो जो अंतर्जात शक्तियाँ होती हैं, आंतरिक भाग में कार्य करती हैं, वे क्या करती हैं? भूपटल पर नवीन नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। इसलिए इन्हें निर्माणकारी या कंस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में जाना जाता है। जो अंतर्जात शक्तियाँ होती हैं उन्हें कंस्ट्रक्टिव फोर्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वे भूपटल पर नवीन नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। और इसके विपरीत जो बहिर्जात शक्तियाँ हैं, बाहर की, उनसे निर्मित पर्वत पठार घाटी अपक्षय एवं अपरदन के माध्यम से विनिष्ट करने का कार्य करती हैं। क्या होता है? विनिष्ट होता है अपक्षय और अपरदन के माध्यम से, इसलिए इन्हें डिस्ट्रक्टिव या विनाशी बल कहते हैं। जो बहिर्जात बल होते हैं उन्हें विनाशी बल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा है स्पष्ट है कि अपक्षय एवं अपरदन बहिर्जात शक्तियों का अंग है, क्योंकि इसमें क्या होता है? विनाश होता है, चट्टानों का टूट कर इधर उधर जाना। अब यहाँ पे देखिए, अपक्षय बहिर्जात शक्तियों के प्रभाव से चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूट। अब इसकी परिभाषा वही लिखी है कि अपक्षय क्या होता है? तो बहिर्जात शक्तियों के प्रभाव से चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने, फूटने, विखंडित होने एवं चूड़ित होने की प्रक्रिया है। इसलिए इसे स्वस्थानिक प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि अपने ही स्थान पर हो रहा है। जबकि अपरदन में अपक्षयित चट्टान चूड़ की प्रवाहित एवं निक्षेपित होकर, परिवहन बताया था, परिवहन और निक्षेपित होकर जो है एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है, तो उसे परास्थानिक प्रक्रिया कहते हैं, एक्स सीटू। तो अपरदन एक एक्स सीटू प्रक्रिया है और अपक्षय एक इन सीटू प्रक्रिया है। तो ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। फिर है अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कहाँ अपक्षय ज़्यादा होगा, कहाँ अपक्षय कम होगा। तो चट्टान संरचना सबसे पहले देखते हैं। अगर चट्टानें कठोर हैं, आग्नेय हैं या उच्च तापमान के प्रभाव से कायांतरित हैं, तो अपक्षय कठिनाई से होगा। जब चट्टानें कठोर रहेंगी तो अपक्षय कठिनाई से होगा, और जब चट्टानें मुलायम रहेंगी, अवसादी प्रकृति रहेंगी, तो इनका अपक्षय शीघ्रता से हो जाएगा या तीव्रता से हो जाएगा। तो चट्टान संरचना समझ में आ गई। जलवायु में क्या होता है? जब आर्द्र जलवायु रहती है तो रासायनिक अपक्षय तीव्रता से होता है, जबकि जब शुष्क जलवायु रहती है तो भौतिक अपक्षय कठिनाई से होता है।
मतलब जो भौतिक अपक्षय है वो शुष्क जलवायु में कठिनाई से होता है। जैसे चूना पत्थर का एग्जाम्पल ही देख लीजिए। चूना पत्थर को अगर हम आर्द्र जलवायु में रखेंगे तो अपक्षय शीघ्र हो जाएगा, लेकिन चूना पत्थर को शुष्क जलवायु में रखेंगे तो अपक्षय जो होगा वो क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। मतलब अपक्षय जो टूटने की क्रिया है वो स्लो हो जाएगी। और शीत प्रदेशों में दोनों प्रक्रियाएं मंद होती हैं। अगर शीत प्रदेशों में जाएंगे तो वहाँ अपक्षय और अपरदन दोनों ही मंद होता है। फिर है, पुनः ऐसा देखा गया है कि एक ही चट्टान चूना पत्थर दो अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में अपक्षय की पृथक पृथक प्रवृत्ति को दर्शा रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि आर्द्र जब जलवायु रहेगी तो अपक्षय जल्दी हो जाएगा, और शुष्क जब जलवायु रहेगी तो अपक्षय मंद रहेगा, क्योंकि एक शुष्क जलवायु में कठोर रहेंगी चट्टानें। और हमने यहाँ पे पहले ही पढ़ा है कि चट्टानें जब कठोर रहेंगी तो अपक्षय क्या होगा, कठिनाई से होगा। यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो फर्स्ट रीजन हो गया क्या, चट्टान संरचना, और दूसरी हो गई जलवायु, ये दोनों प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा क्या है, ढाल प्रतिरूप। तो इसको यहाँ समझ लेते हैं, फिर यहाँ पढ़ लेंगे। तो जब उच्च ढाल रहता है, जैसे मान लिया उच्च ढाल का मतलब मान लिया ऐसे इतना ऊंचा है और एक छोटा नीचे है, तो मान लिया जल आया तो इसका जो अपक्षय होगा जल्दी होगा, ऊपर वाले का उच्च ढाल का अपक्षय तीव्र होता है, और जो नीचे वाला ढाल है उसका अपक्षय कम होता है। और उच्च ढाल में जो किरणें सूर्य की किरणों जो उच्च ढाल में, जैसे मान लिया जो ऐसे ढाल बना है, तो मान लिया सूर्य इधर है तो सूर्य के सम्मुख ए वाला ढाल है, तो इधर क्या होगा, अपक्षय तीव्रता ज़्यादा होगा। और मान लिया इधर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा तो यहाँ अपक्षय कम मात्रा में होगा। तो ये भी दो चीज़ें हैं। तो ये लिखा है, जब उच्च ढाल रहती है तो उच्च अपक्षय होता है, मंद ढाल में कम अपक्षय होता है। उच्च माने ज़्यादा अपक्षय होता है। सूर्य की किरणों के जो सम्मुख ढाल है उसे अपक्षय, वहाँ पे अपक्षय ज़्यादा होगा, और सूर्य की किरणों का विमुख ढाल है वहाँ अपक्षय कम होगा। इसको चित्र के माध्यम से यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये मान लिया चट्टान है, ये सूर्य है, यहाँ से जो सम्मुख है सूर्य के, यहाँ अपक्षय ज़्यादा होगा, और विमुख जो है, विमुख माने जिस पर सूर्य का मुख ना पड़ रहा हो, वहाँ पे अपक्षय कम होगा। तो इसी को अब पढ़ के समझ लेते हैं। मंद ढाल की तुलना में उच्च ढाल तथा विमुख ढाल की तुलना में सम्मुख ढालों में अपक्षय क्रिया तीव्र दर से होती है। मतलब इसको सही मायने में कहें तो उच्च ढाल और सम्मुख ढाल में जो अपक्षय क्रिया होती है वो तेज होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इस मान लिया ये सूर्य है, तो ये भारत का नक्शा बनाया है, जहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके दिखाते हैं। ये जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार में जो है अपक्षय जो होगा वो तिब्बत के पठार में अपक्षय कम होगा, क्योंकि सूर्य के विमुख है। तिब्बत के पठार में अपक्षय क्यों होगा, क्योंकि यह सूर्य के विमुख है। और जो उत्तर भारत का मैदान है वो अपक्षय वहाँ तेज होगा, क्योंकि वो सूर्य के सम्मुख है। ये अब उत्तर भारत का मैदान यहाँ। फिर है, यहाँ पे उदाहरण भी दिया है, जैसे हिमालय का दक्षिणी ढाल, जो हिमालय का दक्षिणी ढाल है वो तीव्र है तथा सूर्य के किरणों के सम्मुख है, तो इसलिए अपक्षय की क्रिया तीव्रता से होगी। तो पूछा जाए हिमालय के दक्षिणी ढाल में अपक्षय की क्रिया कैसी होगी, तो तीव्रता से होगी, और जबकि तिब्बत में जो है वो तीव्रता से नहीं होगी। अब देखो हिमालय जो है उत्तर मैदान इधर ही तो है, तो सब अपक्षय तीव्र होंगे, लेकिन जो तिब्बत का पठार है वहाँ पे अपक्षय स्लो होगा। फिर है समय। तो समय का क्या रोल है अपक्षय में। तो समय जब जैसे होता है कि किसी भी भूगर्भिक प्रक्रिया में घटित होने के समय की मांग होती है, कोई भी मतलब चीज़ होने में समय लगता है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में भी समय लगता है। तो इसी तरह से जब 1 सेंटीमीटर मोटी परत बनती है पृथ्वी की, तो उसमें 1000 वर्ष लगते हैं लगभग। इसलिए समय को भी इसमें महत्वपूर्ण कारक माना गया है अपक्षय में। और जैविक कारक क्या है, तो जैविक कारक में पादप एवं जंतु दोनों होते हैं। पादप कैसे होते हैं, तो जब जड़ों का फैलाव होता है नीचे, तो मिट्टी क्या होती है, मिट्टी को जकड़ लेती हैं ये जड़ें, तो मिट्टी जकड़ लेंगी तो अपक्षय कम होगा। इसके विपरीत जब इनका जड़ों का फैलाव बहुत मोटा मोटा हो जाता है तो जो मिट्टी होती है वो टूटने लगती है, तो अपक्षय तीव्र होगा। तो पादप में दो तरह के, एक अपक्षय तीव्र होगा जब जड़ों का फैलाव होगा, और अपक्षय मंद होगा जब जड़ों का विकास होगा। जो छोटे छोटे केवल जड़ रहेंगे तो ये जकड़ेंगे, लेकिन जब यही जड़ मोटे हो जाएंगे तो ये चट्टानों को तोड़ करके बाहर निकलेंगे, तो अपक्षय हो जाएगा। तो यही देखो यहाँ पे मैं चित्र बनाया हूँ, ये पेड़ बनाया है, पेड़ के नीचे जड़ें हैं, तो मृदा को जकड़ लेती हैं। क्या करती हैं, मृदा को जकड़ लेती हैं, जिससे अपक्षय कम होता है, और जड़ों के फैलाव से अपक्षय तीव्र होता है। और यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे मैंने बताया है कि जब ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे तो जल आए, जो मतलब जो आकाश आसमान से जल आएगा वो पत्ते के बूंदों पर ही रुक जाएगा, और अपक्षय अपरदन की घटना कम होगी। जैसे मान लिया
ये पृथ्वी है और यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ऐसे करके मान लिया पेड़ है बहुत सारा, ठीक है, और ये चट्टाने हैं। वर्षा का जल आया तो अगर वर्षा का जल यहाँ चट्टाने, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, वर्षा का जल डायरेक्ट आया तो डायरेक्ट जब आएगा यहाँ पे तो चट्टाने टूटेंगी। लेकिन जब यहाँ पर आता है खूब तेज वेग से तो पत्तों पर गिर जाता है पहले, और पत्तों पर गिरने से जो तेज तेज रूप से वर्षा आ रही है तो उसका वर्षा के आने से इस पर तो उतना प्रभाव पड़ता नहीं, क्योंकि उसका गति कम हो जाता है, तो गति कम हो जाता है तो अपक्षय भी कम हो जाता है। फिर है पादप, यही जो मैंने अभी बताया ऊपर वही लिखा है कि जड़ों के विकास के क्रम में वनस्पतियां चट्टानों को तोड़ देती हैं, इसलिए अपक्षय की क्रिया बढ़ जाती है। जबकि दूसरी ओर जब जड़ों का फैलाव होता है, जड़ों के विकास और फैलाव के क्रम में, यहाँ रहना चाहिए, जड़ों के विकास एवं फैलाव के क्रम में जब अपक्षय तीव्र होता है और जब छोटे छोटे पतले जड़ रहते हैं, जब शुरू शुरू में रहता है तो अपक्षय क्रिया मंद रहती है, जब जकड़ लेती हैं। और जंतु कैसे करते हैं? जंतु तो जैसे बिल बनाना, गुफाओं का निर्माण करना, ये सब जंतु के द्वारा अपक्षय प्रभावित होता है। तो अब फिर हो गया अपक्षय के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो अपक्षय के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक विखंडन, रासायनिक वियोजन और जैविक अपक्षय। भौतिक विखंडन फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड रासायनिक वियोजन केमिकल डिकम्पोजिशन एंड जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय में विखंडन और वियोजन दोनों होता है। तो सबसे पहले फिजिकल डिसइंटीग्रेशन देखते हैं, डिसइंटीग्रेशन मतलब भौतिक विखंडन देखते हैं। डिसइंटीग्रेशन मतलब विखंडन। तो भौतिक है तो भौतिक चीज़ें भी आएंगी, जैसे ताप, दाब, वर्षा, जल, यही सब। तो जब ताप, अपक्षय माने टूटना होता है, और भौतिक माने हो गया जो ये सब क्रियाएं हैं, ताप, दाब, वर्षा, जल। तो जब ताप, दाब, वर्षा, जल तथा ओस एवं पाला के प्रभाव से चट्टानें टूटती हैं या फूटती हैं, विखंडित होती हैं, तो इसे भौतिक विखंडन कहते हैं। भौतिक विखंडन के 3-4 प्रकार हैं। पहला है खंड विखंडन। तो जो खंड विखंडन है, जैसे मैंने अभी बताया, चट्टानों के बीच में दरारें आ जाती हैं। तो ये दरारें कैसे आती हैं? जब तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। यहाँ देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेन हुआ है। जब तापमान में अंतर होता है, ओस के कारण टूट जाते हैं। ओस जब अंदर जाता है, इसमें जब ओस पहुँचता है, जैसे मान लिया दरारें हैं, तो इसमें जब ओस पहुँचता है तो ओस पहले ओस रहता है पानी की तरह, लेकिन निम्न ताप के कारण ये बर्फ़ बन जाता है। और जैसे ही बर्फ़ बनता है, ओस बर्फ़ बनता है तो पाला कहते हैं। और पाला का आयतन बड़ा होगा, क्योंकि जब आप पानी, जैसे मान लिया 1 गिलास पानी लेंगे, उसको अगर बर्फ़ उसमें डालेंगे फ्रिज में, तो जो बर्फ़ बनेगा वो थोड़ा सा ऊपर बनेगा, क्योंकि बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है, पानी से ज़्यादा होता है। बर्फ़ का आयतन पानी से ज़्यादा होता है, तो बर्फ़ तैरता क्यों है पानी में? बर्फ़ का आयतन जो मतलब स्थान जो घेरता है ना, वो बर्फ़ ज़्यादा घेर लेता है। मुझे एग्जैक्टली इसका अभी आइडिया नहीं लग रहा है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर जो मेरे से कोई कन्फ्यूज़न होगा। लेकिन ये चीज़ मतलब मुझे कन्फर्म है कि जो पानी हम भरते हैं, पानी भरने के बाद जब हम फ्रिज में रखते हैं तो थोड़ा सा ऊपर बर्फ़ बन जाता है, तो स्थान ज़्यादा घेरता है बर्फ़। तो जब स्थान ज़्यादा घेरता है तो फैलाव होगा, और फैलाव होगा तो अपक्षय होगा ओस की बूंदों से। फिर यही पाला में लिखा हूँ, पाला किसे कहते हैं? तो पाला है जब ओस कम ताप पर बर्फ़ बन जाता है तो उसे पाला कहते हैं। और हिमदाब के प्रभाव से भी टूटता है, एक खंड विखंडन होता है। यहाँ पे तो लिखा है बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन से ज़्यादा होता है, यहाँ पे लिखा है, देखो। फिर देखिए उष्ण, यहाँ पे अब हम इसको पढ़ते हैं, जो हमने समझाया वही हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अभी समझ में आएगा। उष्ण मरुभूमि प्रदेशों में दिन एवं रात्रि के उच्च तापांतर के प्रभाव से चट्टानों में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। इन दरारों में रात्रि काल में एकत्रित ओस कण निम्न तापमान की वजह से हिमकणों में जैसे ही बदलते हैं, तो तुषार या पाला के आयतन के प्रसार की वजह से लगने वाला हिमदाब इन दरारों के सहारे ही चट्टानों को कई खंडों में विभक्त कर देता है, जिसे खंड विखंडन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये ओस जब जाता है अंदर तो फैलता है, और फैलने से खंड विखंडन होता है। फिर दूसरा है कणिका विखंडन। कणिका विखंडन में क्या होता है कि ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, चट्टानों के ऊपर जब छोटे छोटे विभिन्न धात्विक और अधात्विक कण रहते हैं, जो वो टूट जाते हैं, ताप का प्रसार करके क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो वही लिखा है, कणिका विखंडन में विभिन्न चट्टानें धात्विक तथा अधात्विक कणों के विखंडन के मिश्रण से बनी होती हैं, जिनके तापमान, अवशोषण एवं तापीय प्रसार की दर से यह विभिन्न असंख्य कणों में टूटकर एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। चट्टानों को इन असंख्य छोटे कणों में टूटना कणिका विखंडन कहलाता है। जैसे चट्टानें तो छोटे छोटे कणों में, धात्विक अधात्विक कणों में टूट जाएंगी, इन्हीं को कणिका विखंडन कहते हैं।
फिर अपसल्कन। अपसल्कन क्या होता है कि क्या होता है, जब दिन के उच्च तापमान या रात्रिकाल में निम्न तापमान हो जाता है तो चट्टानें जो क्या करती हैं, तापीय प्रसार से, माने या तो ताप बढ़ा लेंगी या तो संकुचन से कम करने से क्या होता है, उनमें परतदार 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 जैसे परत संरचना बन जाती है और एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। इसे प्याज के छिलकों की पृथक भांति समझ सकते हैं। ऐसे करके फिर ऐसे बन जाती हैं 4-5 प्रकार की, ऐसे परत दर परत बन जाती हैं। और इसको समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया, जब परत दर परत कैसे बनती हैं, जब पपड़ी, आपने देखा होगा कि ज़मीन पर पपड़ी कभी जम जाती है, वही परत दर परत संरचना होती है पपड़ी, और उस पर जब पैर रखते हैं तो क्या होती है, महीन में परिवर्तित हो जाती है। पपड़ी जो बनती है भूपर्पटी की पपड़ी बन जाती है, वही है अपसल्कन। तो जब दिन के उच्च तापमान या रात्रि काल में निम्न तापमान की दशा में चट्टानों की ऊपरी परतें तापीय प्रसार या संकुचन क्रम में मौलिक चट्टान से परत दर परत संरचना में एक दूसरे से पृथक होती हैं, तो इसे अपसल्कन कहा जाता है, जिसकी तुलना प्याज के छिलकों से की गई है। ये देखिए चित्र बनाए हैं। फिर है शैल भंजन। तो शैल भंजन क्या होता है, शैल भंजन को यहाँ समझा देता हूँ मैं, शैल भंजन क्या होता है, फिर इसके बाद पढ़ते हैं। शैल भंजन मतलब एक चट्टान है, चट्टान बहुत तेज़ गर्मी है, मान लीजिए धूप है, बहुत तेज़ गर्म है, पूरी चट्टान एकदम गर्म है और तुरंत अचानक से यहाँ से बारिश हो गई, तो बारिश के होने से ही चट्टानें टूट जाती हैं, इसी को शैल भंजन कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मान लिया कोई मिट्टी का गर्म बर्तन खूब तेज़ गर्म है, उसको ले जाके पानी में डाल दोगे, टूट जाएगा, दरारें आ जाएंगी, उसी तरह से ये है शैल भंजन होता है। तो देखिए यहाँ पे चित्र बनाया हूँ मैं कि ये टूटी हुई चट्टानें हैं जो छोटी छोटी हैं, और एक गर्म चट्टान है, नीचे जो गर्म चट्टान है, ऊपर जो छोटी छोटी टूट गई हैं टूटी चट्टानें हैं। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। उष्ण मरुभूमि प्रदेशों में जिन उष्ण मरुभूमि प्रदेशों में दिन की अत्यधिक धूप के प्रभाव से चट्टानें गर्म होकर तापीय प्रसार को प्राप्त करती हैं। अचानक बादलों द्वारा की गई बारिश से ये चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में विदीर्ण हो जाती हैं, जिसे शैल भंजन कहा जाता है। ये हो गया शैल भंजन। फिर है रासायनिक वियोजन। रासायनिक वियोजन में आपका, अभी तक हमने अपक्षय के प्रकार में भौतिक वियोजन पढ़ा, अब रसायन भौतिक विखंडन और रासायनिक वियोजन पढ़ते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण, जलयोजन, कार्बनीकरण और सिलिका पृथक्करण होता है। ऑक्सीकरण में जो लोहे का जंग लगता है ऑक्सीकरण है। जलयोजन में क्या होता है कि जो चूने का अंश या ऑक्सीजन के अंश से क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और यही कैल्शियम ऑक्साइड या चूना पत्थर जब जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो उसे जलयोजन कहते हैं। जल से क्रिया हो रही ना, तो जल योजन। और कार्बनीकरण कैसे कहते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया CO2 से होती है, तो CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसे कार्बनीकरण कहते हैं। और सिलिका पृथक्करण माने जब सिलिका अलग होती है। ग्रेनाइट चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, और जब उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में जब जल के प्रभाव से सिलिका जैसे तत्व तो ढीले पड़कर क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, जिसे सिलिका पृथक्करण कहा जाता है। तो ये रासायनिक वियोजन में हो गया। फिर है जैविक अपक्षय। तो जैविक अपक्षय में क्या होता है, तो जैविक अपक्षय में चट्टानों में जो मृदा कण, जैविक अपक्षय माने जीव के द्वारा अपक्षय, जैसे पादप, जंतु, मानव। तो पादप जैसे जड़ों के विकास में चट्टानें टूट जाती हैं तो वो अपक्षय हो गया। जंतु जैसे दीमक, चींटी या बिल्लुल बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, गुफा बनाते हैं। मानव खनन करता है, तो ये सब जैविक अपक्षय से प्रभावित होने वाले कारक हैं। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि चट्टानें या मृदा कणों आदि में पादप, जंतु या मानवीय क्रिया से होने वाले अपक्षय की क्रिया है। यह भौतिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन दोनों क्रियाएं करते हैं। पादप जड़ों के विकास में चट्टानों को टूटना, जंतु दीमक जैसे बिल्वों का निर्माण, मानव खनन क्रिया। और यह लिखा है, पादप एवं जंतु द्वारा उत्सर्जित विभिन्न रसायनों के प्रभाव से चट्टानों में उपस्थित खनिज कणों में होने वाली रासायनिक अपक्रिया रासायनिक वियोजन का उदाहरण है, जिसमें जैव अपघटनीय प्रक्रियाओं के साथ अन्य तमाम क्रियाएं भी सम्मिलित रहती हैं। इसी में है जैविक अपक्षय में। फिर है अपर्दन। तो अपर्दन जो होता है, ये अपर्दन के कारक हैं कुछ। तो अपर्दन के कारक में हम पढ़ेंगे, परिभाषा तो हम पढ़ चुके हैं कि अपर्दन क्या होता है, एक ex-situ प्रक्रिया है, प्रास्थानिक प्रक्रिया है। फिर इसमें अपर्दन के कारक हैं, बहुत सारे कारक होते हैं। एक तो होता है आपका प्रवाहित जल, मतलब अपर्दन माने होता है ले जाने वाला, मैंने चट्टानों को जो टूटी हुई हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो एक तो नदी के द्वारा जा सकता है, जो मान लिया चट्टान के ऊपर छोटे छोटे कण हैं, ये किसके द्वारा जा सकते हैं, नदी के द्वारा, वायु के द्वारा, हिमानियों के द्वारा, सागरीय तरंगों के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा और गुरुत्वीय बल के द्वारा हट सकते हैं। तो इन सब से बनने वाली स्थलाकृतियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सर ने होमवर्क दिया है, जिसमें से मैंने 2 किया है, नदी का और वायु का। तो नदी का और वायु का जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं एक बार। तो नदी में क्या होता है, अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है। अपर्दन में गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, बाढ़ के मैदान, तटबंध, ये सारे विसर्पी, क्या ये सब आते हैं।
तो एक बार पढ़ लेते हैं बाढ़ का मैदान क्या होता है, बस जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आप लोग खुद से ही करेंगे। कुछ ये जो हिमानियों से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, सागरीय तरंगों से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, बस जितना इसमें लिखा है उतना मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो बाढ़ के मैदान क्या होते हैं, तो जब बाढ़ आने पर नदियों का पानी तटबंधों का अतिक्रमण करते हुए अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है और बाद में बाढ़ के साथ आए हुए मलबे वहीं फैलकर बाढ़ जमा कर देते हैं। जैसे मान लिया ये नदी है और यहाँ पे बांध बना हुआ है दोनों तरफ, तो नदी का जल बहुत तेज़ बाढ़ आई तो इस बांधों को तोड़ करके इस नदी का जल यहाँ आया और आने के बाद इसमें जो मिट्टी उट्टी के कण बने थे, यहाँ पे जो मैदान बन गई, उसी को बाढ़ का मैदान कहते हैं क्योंकि बाढ़ के मलबे से बना है। फिर तटबंध किसे कहते हैं, बाढ़ के दौरान जब तटों से बाहर फैला हो बाढ़ के दौरान जल जब तटों से बाहर फैलता है तो वेग कम होने के कारण बड़े आकार के मलबे जो है नदी के समानांतर जमा होकर प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करते हैं। क्या होता है, जब बाढ़ के दौरान जब जब तटों से बाहर फैलता है, जब बाढ़ आती है, जब तटों से बाहर फैलता है तो वेग कम होने के कारण, जैसे मान लिया ए है, तो क्या होता है कि जब बाढ़ आई, ठीक है, खूब तेज़ बाढ़ आ रही है, तो कुछ पानी तो बाहर आएगा, तो पानी बाहर जब आती है तो इस तट पे टकराती है पानी, और जब इस तट पे टकराती है तो उसका वेग यहीं कम हो जाता है, यहीं पे आगे कम होता है और यहीं मलबा जम जाता है, तो इसे तटबंध कहते हैं बगल में, ठीक है। फिर है डेल्टा, तो नदियाँ जब समुद्र में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ लाए हुए मलबों का क्षारीय रूप से निक्षेपण करती हैं। निक्षेपण से बनने वाली शंकुनुमा आकृति डेल्टा कहलाती है। तो डेल्टा आप जानते होंगे, डेल्टा के बारे में पढ़ लेना। जलोढ़ पंख, जब उच्च स्थलों पर बहने वाली नदियाँ अपेक्षाकृत मंद ढालों वाले मैदानी में प्रवेश करती हैं, जब उच्च स्थलों पर मान लिया यहाँ पर बह रही हैं नदियाँ और जब यहाँ नीचे प्रवेश करती हैं मैदानों में, तो उनकी गति कम होने के कारण जो भारी कणों का वहन नहीं कर पाती हैं और भारी कण जो है यहीं निक्षेपित हो जाते हैं और जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। विसर्पी रोधिका, इसका निर्माण नदी के उत्तल ढालों पर होता है, ऐसे ढालों पर होता है, ऐसे इस तरह के ढालों पर विसर्पी रोधिका का निर्माण होता है और प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों की नदी किनारे निक्षेपण के कारण बनती हैं। नदी विसर्प क्या होता है, मंद ढाल पर नदियों के पार्श्विक कटान की प्रवृत्ति, तटों पर जलोढ़ का अनियमित जमाव तथा प्रवाहित जल के कोरियोलिस प्रभाव बल के प्रभाव से विक्षेपण के कारण एक मोड़दार चैनल के रूप में नदी विसर्प का निर्माण होता है। गोखुर झील क्या है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना चित्र के माध्यम से या यूट्यूब पे देख लेना। गोखुर झील गुम्फित नदी, गोखुर झील होता है जब नदी विसर्प अंदाली भागों पर अपर्दन काल कट जाते हैं तो गोखुर झील का निर्माण होता है। ऐसे समझने में, पढ़ के समझने में उतना सही नहीं लगेगा जितना आप ऐसे मतलब देख करके चित्र के माध्यम से समझ जाएंगे। तो खाली अब लोग याद करिएगा कि कौन कौन सी हैं निर्मित, तो क्या क्या हैं। एक तो हो गया बाढ़ के मैदान, तटबंध, डेल्टा, जलोढ़ पंख, विसर्पी रोधिका, नदी विसर्प, गोखुर झील, मुंफित नदी और जलप्रपात, जलगर्तिका, ये सब किससे बनते हैं, नदियों से। पवन से क्या क्या बनते हैं आकृति, एक तो छत्रक बनता है। छत्रक माने होता है कि जैसे मान लिया कि ये है चट्टान, तो वायु यहाँ से खूब तेज आ रही है, तो वायु जब आएगी तो इसको क्या करेगी, काटेगी, यहाँ पे इतना काट दिया मान लिया, तो क्या बन गया ऐसे करके आकृति, सॉरी, तो ऐसे करके और ये ऐसे आकृति बन गई ये, तो ऊपर जो देखो छतरी की तरह है ना ऊपर बचा हुआ, तो ये छत्रक आकृति बना देती हैं। यही यहाँ पे चित्र में समझाया गया, छत्रक बनाती हैं। पवन अपवहन गर्त बनाती हैं। अपवहन गर्त मतलब होता है कि पवन के एक ही दिशा में अस्थायी बहाव से चट्टानों का अपक्षय होता है तथा उथले गर्तों का निर्माण होता है, जिसे अपवहन कहते हैं। शायद ऐसे ऐसे निर्माण होता है, जब पवन चलती हैं यहाँ से हटा करके ऐसे उठा के बना देती हैं, तो अपवहन गर्त। एक बार आप लोग देख लेना वात गर्त। फिर है भूमि पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं तो उसे वात गर्त कहते हैं। फिर सॉरी और इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग क्या होता है, पवन तथा जल के प्रभाव से पर्वतों का लगातार अपर्दन से पर्वत इंसेलबर्ग बनते हैं। पवन तथा जल के प्रभाव से पर्वतों, तब देखो अब जल है तो यहाँ जल का भी लिख लेंगे, इंसेलबर्ग जो जल हो रहा है, जल से निर्मित स्थलाकृतियों में भी इसको लिख लेंगे इंसेलबर्ग को। और फिर क्या है, इंसेलबर्ग के बाद यार्ड मेसा ब्यूट भी है नीचे, इसमें चित्र में नहीं आया है। मेसा और ब्यूट है। मेसा का निर्माण मरुस्थलीय प्रदेशों में होता है और ब्यूट का निर्माण मेटा के अपर्दन से होता है। फिर है यार्डंग। यार्डंग क्या होता है कि ऐसे करके जब चित्र बनते हैं यार्डंग, तो यार्डंग में क्रम में उपस्थित जो कठोर मुलायम चट्टानों से मुलायम का अपर्दन होता है तथा यार्डंग बनता है। जैसे मान लिया ये चट्टानें हैं तो इस मुलायम चट्टानों का अपर्दन हो जाता है, तो मुलायम चट्टानों का जब अपर्दन होता है तो इसको यार्डंग बोलते हैं। ये भी पवनों का निर्मित स्थलाकृति है। तो पवन से कौन कौन सीखे, एक छत्रक, अपवहनगर्त, वातगर्त, इंसेलबर्ग, मेसा और ब्यूट, और बाकी जो हिमानियों से निर्मित हैं और सबसे निर्मित है, इसको ये होमवर्क में मिला था, मैंने पूरा होमवर्क किया नहीं है
लेकिन इसको मुझे करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं बनने वाले स्थलाकृति। तो आप लोग भी इसको देख लेना, एनसीईआरटी में होगा। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में चट्टान के बारे में पढ़ेंगे।